जब भी ये शब्द लगा हो कहीं पर भी केवल या एक बार, जैसे भारत में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा, कथन दिया। अब उसके नीचे जो एक तर्क दिया गया, प्रदूषण बढ़ने का एकमात्र कारण उद्योगों में की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि है। कैसे स्वीकार करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रदूषण फैलने के अन्य कारण भी होते हैं। जैसे कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में बढ़ रहे प्रदूषण में या कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में 40% मात्रा कृषि और उसके उद्योगों से संबंधित, एक बड़ी मात्रा का संबंध हमारे घरेलू कार्यों से संबंधित। तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी चीज को एक तर्क केवल एक तर्क के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, उसे संपूर्ण तर्क के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी घटना हो वो कभी भी किसी एक पक्ष से जुड़ी नहीं होती, उसके तमाम सारे पक्ष मौजूद होते हैं, तमाम सारी चीजों से जुड़ी होती है। ऐसी स्थिति में कभी भी अनिवार्यता या केवल होने का जो तर्क है उसे स्वीकार नहीं कर सकते। अगला वे तर्क जो किसी मत या राय के रूप में दिए गए हो, उन्हें स्वीकार मत या राय के रूप में दिए गए हो, उन्हें स्वीकार नहीं किया। जब भी ऐसा लिखा हो कि मेरे मत में, मेरे अनुसार, इसका तात्पर्य है वो एक राय है। तर्क सदैव असिद्ध को सिद्ध करता है, राय को व्यक्त नहीं करता। जो चीज सिद्ध नहीं है उसे सिद्ध करने की युक्ति तर्क है, वो राय नहीं। तर्क ये बताता है कभी भी उस चीज के संदर्भ में जिस चीज के संदर्भ में हमारे पास साक्ष्य मौजूद नहीं होते, उसके संदर्भ में बताता है, वो उसके संबंध में राय को उजागर नहीं करता। तो ऐसा कोई भी वाक्य जो कि राय परक हो, उसे आप तर्क के रूप में स्वीकार नहीं करते। नंबर 3, यदि कथन के विपरीत अन्य कोई तर्क दिया गया हो, तो वह कमजोर तर्क माना जाएगा। अगला देखिए, यदि तर्क विकल्प के रूप में दिया गया हो, तब भी उसे कमजोर तर्क माने। जैसे दिया गया हो, भारत में कोयले से बनने वाली बिजली के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों की मात्रा में वृद्धि होने से लगातार पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। अब तर्क नंबर 1 दिया गया, क्योंकि कोयले पर आधारित जो विद्युत संयंत्र है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक निकलती है, इसलिए यह प्रदूषण सबसे ज्यादा होगा। दूसरा तर्क दिया गया हो, हमें चाहिए कि परमाणु बिजली का उत्पादन करें जिससे कि देश में हो रहे प्रदूषण की वृद्धि कम हो सके। ऐसी स्थिति में पहला तर्क ठीक ठाक तर्क है, उसे स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा तर्क होते हुए भी दरअसल क्या है, एक विकल्प है, वो असिद्ध को सिद्ध नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसे स्वीकार
नहीं किया जा सकता। ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी वैकल्पिक तर्कों को स्वीकार नहीं करते हैं जो विकल्प हो रहा है, समझ रहे? ऐसी स्थिति में वो एक समाधान के रूप में तो प्रस्तुत होता है कि हाँ वो चीज का समाधान कर रहा है, लेकिन वो उस चीज का तर्क प्रस्तुत नहीं करता, इसको ध्यान रखना। ठीक, अगला यदि कोई तर्क किसी दूसरे देश की या समाज की तुलना के रूप में दिया गया हो तो वह कमजोर तर्क, कोई भी ऐसा तर्क जिसके अंतर्गत ये कहा जाता हो, जैसे कि भारत में बच्चों में लगातार कुपोषण बढ़ रहा है, उसमें तर्क दिया गया हो हमें चाहिए कि अमेरिका की तरह अमुक काम कर लेना चाहिए, या भारत को अमेरिका की तरह इस प्रकार के कार्य कर लेने चाहिए। जब भी इस प्रकार के तर्क जो कि तुलनात्मक हो या किसी दूसरे देश की प्रेरणा जैसे लिए गए हो, उन तर्कों को स्वीकार नहीं करना, कारण भारत की अपनी एक परिस्थितियां हैं, अमेरिका की दूसरी परिस्थितियां हैं। भारत की परिस्थितियां और अमेरिका की परिस्थितियों के मध्य तुलना करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि उस तर्क को हम स्वीकार कर लेंगे तो ये माना जाएगा कि ये कमजोर तर्क है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है, कोई भी तर्क जो कि तुलना के रूप में दिया गया हो उसे स्वीकार नहीं किया। आगे वे कथन जो कि भावुकता से परिपूर्ण हो, उन्हें भी तर्क के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भी कथन हो जिसमें भावुकता का एक संदेश हो, जिसमें तर्क अनुपस्थित होगा। भावुकता में तर्क नहीं, या तो भावुकता होती है या क्या होता है, तर्क होता है। वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा तर्क का विषय है जिस पर अनुसंधान और शोध किए जा सकते हैं। वहीं पर कवियों और प्रेमियों के लिए चंद्रमा किसका विषय है, भावुकता का विषय। किसी को किसी का मुख दिखेगा, किसी को रोटी दिखेगी, किसी को कुछ दिखेगा, किसी को मक्खन दिखेगा, सबको अपनी अपनी अलग अलग अभिव्यक्तियां उसमें नजर आती हैं। ऐसी स्थिति में वे कथन जिनमें भावुकता भरे संदेश हो, जिसमें कहा जाए नहीं हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, कह दिया जाए भारत विश्व गुरु है, अतः उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के जो कथन है इन कथनों को स्वीकार नहीं करते क्योंकि भावुकता से। लेकिन अगर संवेदनशीलता से अगर कोई संवेदनशीलता तार्किक होती है, भावुकता में तार्किकता का अभाव होता है। समझ रहे? जैसे आरक्षण का मामला कुछ लोगों के लिए भावुकता का मामला है और कुछ लोगों के लिए किसका मामला है, तर्क का, संवेदनशील। समझ रहे? तमाम सारे वे लोग जो कि आरक्षण के विरोध में फटाक से खड़े हो जाते हैं, वे दरअसल बिना सोचे समझे खड़े हो जाते हैं, या बहुत सारे उसके समर्थक जो बिना सोचे समझे उसके समर्थन में खड़े होते हैं, तर्क दे रहे होते हैं। तो ये कैसा पक्ष है, भावुक पक्ष। संविधान में जिस पक्ष को प्रस्तुत किया गया वो पक्ष संवेदनशीलता को भी प्रस्तुत करता है और तार्किकता को भी। समझ रहे? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों में संवेदनशीलता भी झलकेगी और क्या झलकेगी, तार्किक। ऐसी स्थिति में
संवेदनशीलता में तर्क सामान्यतः जुड़ा, ठीक है, और भावुकता में तर्क जुड़ा नहीं। कोई एक स्त्री जिसके पेट में बच्चा है और उसने कोई अपराध किया है, तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री के विरुद्ध विचार करते समय सम्यक रूप से ध्यान रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि हम ऐसा कोई दंड दे दें जिससे कि न केवल उस स्त्री को दंड प्राप्त हो, अपितु उस अजन्मे बच्चे को भी दंड प्राप्त हो जाए। ठीक, तब वहां पर युक्त तरीके से जो दंड दिया जाता है और वो जो विचार किया जाता है वो क्या कहलाएगी? संवेदनशीलता कहलाएगी, क्योंकि वहां पर आपने तर्क। ठीक है, अभी कोई भी ऐसा कथन जो किसी ऐसे महापुरुष के कथन के रूप में दिया गया हो, जिनका उस विषय विशेष से विषय विशेष से गहरा संबंध ना हो, वह भी कमजोर तर्क होगा। भारत को अहिंसा की नीति का अनुसरण करते हुए सेनाओं को हटा देना चाहिए। तर्क नंबर 1, क्योंकि गांधी जी ऐसा कहते थे। क्या ये मजबूत तर्क है? नहीं। प्रशासन में यह माना जाता है कि आपके लिए सभी व्यक्ति समान हैं और सामान्य बौद्धिक अवस्था में भी यह स्वीकार किया जाता है कि आप उतने ही ऊंचे हैं जितने कि अन्य महापुरुष। स्वयं को अपने महापुरुषों की श्रेणी में खड़ा करके देखिए, मत सोचिएगा विवेकानंद या गांधी जी से आप कहीं भी किसी भी प्रकार से कम था, आप उन्हीं के बराबर। उनके द्वारा दिए गए तर्क, उनके द्वारा दिए गए कथन को अपने तर्क की कसौटी पर कसिए कि वो कथन ठीक है अथवा नहीं। वर्तमान संदर्भ में गांधी जी की तमाम सारी बातों को देखा जाता है, जैसे कि गांधी जी और अंबेडकर जी में एक बात को लेकर विरोध था, वो था जातिवाद। गांधी जी इस बात के पूरे समर्थक थे कि जातिवाद नाम की जो प्रथा जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता और अन्य प्रकार के भेदभाव हैं, उन सभी प्रकार के भेदभावों को हटा दिया जाए। लेकिन वे जातिवाद के अंदर वो जो कर्म आधारित विभाजन है उसको सदैव स्वीकार करते थे, जिसको लेकर अंबेडकर जी और गांधी जी में सदैव विवाद बना। 1931 का जो पूना पैक्ट है, उस पूना पैक्ट के संबंध में जब आप कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में कहां पर गहरे तालमेल नहीं दिखा। तमाम सारे वहां पर देखने को। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी के द्वारा यदि किसी विषय पर अपने विचार दिए गए हैं और वे विचार वर्तमान रूप से असंगत हैं, तो उन विचारों को हमें तर्क के रूप में स्वीकार नहीं। मोटी मोटी बातें हैं जिनसे हम समझेंगे किसी भी प्रश्न के संदर्भ में कि ये मजबूत तर्क है अथवा ठीक। और उन प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे, तो देख लीजिए। हाँ, एक वाक्य और लिख लीजिएगा। यदि किसी सामाजिक या आर्थिक नीति के संदर्भ में